हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य राज्यों के टेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। और आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान और जीएस के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वह अनुपात मापनी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात मापनी कहलाता है। ठीक है, देखिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर या प्रकार होते हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। देखिएगा कौन कौन? शाब्दिक या नामित मापनी, क्रमिक मापनी दूसरा, तीसरा आपका अंतराल मापनी, चौथा आपका अनुपात मापनी। ठीक है, अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। तो हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराअहम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय हैं। तो पहला संप्रत्यय है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, और दूसरा है इदम, अहम, पराअहम माने जाते हैं। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय हैं। सिगमंड फ्रायड ने बताया चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। दूसरा है इदम, अहम, पराअहम। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम और अत्यहम या पराअहम इन तीनों तत्व को विशेष महत्व दिया। इदम, अहम और पराअहम को विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। फ्रायड के अनुसार इदम या इड व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है। ठीक है, जबकि पराअहम जो है वह सामाजिक मान्यताओं परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। पराअहम सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। जो अहम है, जो ईगो है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। ठीक है, पराअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। ठीक है, पराअहम को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट। ठीक है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो। किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन ने कहा कि मुझे ऐसा नवजात शिशु दे दो मैं उसे चाहे जो बना दूँ, डॉक्टर बना दूँ, वकील बना दूँ, चोर बना दूँ, ठीक है, डाकू बना दूँ। ठीक है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की अधिक प्रमुखता होती है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान आकर्षित होने की प्रक्रिया में किसकी मुख्य भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता का। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रेरणा। प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिनसे ज्ञानार्जन की गति में भी तीव्रता हो जाती है। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रायड ने ये कहा है। इस प्रश्न का हम व्याख्या देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे और उन्हें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने जो है SOR प्रस्तावित किया था। यह देखिए, SOR का मतलब है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच किसको महत्व देता है? संज्ञान को महत्व देता है। दिए गए विकल्प में गलत है। ठीक है, तो अधिगम क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है SOR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि। रुचि जो है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सीखने में पठार। सीखने में पठार जो है एक परिस्थिति में अर्जित दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरी विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक हो तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखना। सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है, उसे काटते ही उसके तीखा का ज्ञान होता है और रोने लगता है। ठीक है, इसलिए वह मिर्ची को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे स्तंभाकृति कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है।
इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते 19 से 20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। बाल्यावस्था को जीवन की अनोखा काल कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगला हमारा प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति में जो है शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि। इस अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। तो कोहलर ने वनमानुषों का प्रयोग किया था। जो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के जो सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? वनमानुषों का प्रयोग किया था। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मनी मनोवैज्ञानिक वोल्फगांग कोहलर को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक मेंटलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुषों या सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। किस वनमानुष पर? सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च क्या होंगे? इसका सृजनशीलता। ठीक है, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में सृजनशीलता भी उच्च होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद या नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता है। अतः यह भी निश्चित नहीं हो सकता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।